हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 7 की एनसीईआरटी का 7 चैप्टर हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, उसमें कौन कौन सी परतें हैं या कितनी लेयर्स हैं, तो वह लेयर किसकी बनी हुई है, ये सब हम क्या पढ़ेंगे आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक प्याज की तरह होती है जिस पर क्या है, मल्टी लेयर होती है। तो ये अपनी ऐसी ये पृथ्वी साइड बताते हैं। तो ये क्या हुई, अपनी पृथ्वी हुई। ये पृथ्वी, इसकी इतनी एरिया की संरचना के बारे में देखते हैं। ये क्या हुआ आपका क्लोर, ये मेटल और ये हुआ ऊपर पट्टी। तो इसको यहाँ पे निकालते हैं, तो इसकी लेटरल का आपको ऐसे निकालते हैं। क्या होगा इतना तो समझ नहीं आ गया। इसी कार्ड को निकालना है। युवा पृथ्वी आंतरिक काल। तो ये क्या हुआ, ऊपर की हिस्सा ए बी क्या होती है, सारा सिस्टम क्या होता है, 2 भागों में डिवाइड रहता है। ये 0 डिग्री से कितनी है, 35 डिग्री, 35 से 2900 और 2900 से 6300। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6371 ऐसे कुछ है, समथिंग है, 6300 कुछ समथिंग है। इसके बाद प्रत्येक लेयर, जो ऊपर की लेयर क्या होगी, भूपृथ्वी, ये क्या होगी, मेंटल, ये होगी क्रूड। और प्रत्येक लेयर 2 भागों में बटी हुई है, पहला ऊपरी भूपृथ्वी, निचली भूपृथ्वी। ये क्या होगा,
इसका प्रत्येक लेयर है वो अपने आप में दो भागों में बटी हुई है। पहला है भूपर पट्टी। भूपर पट्टी पृथ्वी की जो भूपर पट्टी है वो कितनी है, महाद्वीपीय एरिया पर क्या 35 किलोमीटर बटा ठीक है मोटी है, और जो महासागरीय एरिया वहाँ पर 5 किलोमीटर की ऊंची भूपर पट्टी पाई जाती है। इस पर कौन कौन से तत्व की प्रांता होती है, इस पर क्या होती है, शियार, यानी इस पर कौन से तत्व का पहले सर्वाधिक मात्रा कौन से तत्व पाई जाती है, शियार। इसको कहते हैं श्याम कहते हैं, क्योंकि इसमें कौन से तत्व की प्रधानता होती है, सी से सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। इसलिए इस पाइलेट को क्या कहते हैं, श्याम कहते हैं। महाद्वीपीय एरिया पर 42 किलोमीटर तक मोटी होती है जो, और महासागरीय एरिया पर मात्र 5 किलोमीटर की मोटी भूपर पट्टी पाई जाती है। इसकी मोटाई, इसको भी दो भागों में पाया जाता है। इसमें जो सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। तो ये तो हो गया। इसके बाद भी है मेंटल वाला। मेंटल क्या होती है, 35 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की लेयर क्या कहलाती है, मेंटल कहलाती है। यह मेंटल दो भागों में डिवाइड होती है, जो आपको दिख रहा है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। जो ऊपर पट्टी है ये क्या होती है, सॉलिड एरिया होता है। इसमें क्या चट्टानें, पर्वत, पहाड़, मिट्टी वगैरह आ जाती है। तो मोस्टली ये लिक्विड ये सॉलिड वाला होता है, लेकिन इसके नीचे जाने पर जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है। तो और ये जो मेंटल वाला एरिया है सेमी सॉलिड होता है, ये अर्धठोस होता है। यहाँ पे जो चट्टानें वगैरह हैं वो क्या होती है, सेमी सॉलिड द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, सेमी सॉलिड में होती हैं, अर्धठोस पाई जाती हैं। इसकी मोटाई कितनी है, 3500 किलोमीटर की होती है। और इसमें क्या होती है, किस तत्व की प्रधानता होती है, इस लेयर को कहते हैं शियाल, सीमा कहते हैं। इस लेयर को क्या कहते हैं, सीमा। इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। और जो लास्ट की परत है वो क्या होती है, क्लोर होती है। क्लोर होती है, ये भी दो भागों में होती है। इसका टेम्परेचर सर्वाधिक होता है, जिसके कारण यहाँ की जो पदार्थ है वो क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में रहती है। टेम्परेचर अधिक होने के कारण क्या होता है, जो यहाँ की धातुएं वगैरह है वो क्या हो जाती है, लिक्विड अवस्था में पाई जाती हैं। इसमें इस लेयर को क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं, नीफे कहते हैं। इस लेयर को क्या कहते हैं, नीफे। निकल प्लस फेरस या आयरन, निकल प्लस आयरन। इस लेयर को कहते हैं नीफे, मेटल्स को कहते हैं सीमा, और भूपर पट्टी को कहते हैं शियाल। इस मेटल इसकी क्रोड की यहाँ पे क्या होती है, जो धातुएं जो भी पदार्थ होती है वो क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं। इसकी मोटाई कितनी होती है, 100 से 350 किलोमीटर होती है, लगभग 350 है। और जो पृथ्वी की त्रिज्या भी वो क्या है, 350 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम सेलों के बारे में। पृथ्वी की परपटी का 1% भाग क्या कहलाता है, केवल 1% भाग ही क्या कहलाता है, आपका परपटी कहलाता है। केवल 1% भाग ही क्या होता है, परपटी कहलाता है। उसके बाद जो 24% भाग होता है, 84% भाग मेंटल, और शेष 15% भाग क्या कहलाता है, आपका क्रोड कहलाता है। यानी जो पृथ्वी है उसकी संरचना का कितना 1% भाग क्या है, परपटी कहलाता है। परपटी कितना % भाग कहलाता है, 1%। 84% भाग क्या कहलाता है, मेंटल कहलाता है। और शेष 15% भाग क्या कहलाता है, आपका क्रोड कहलाता है।
ठीक है। अब पढ़ते हैं खनिज एवं सेल समूह। तो खनिज किसको सेल समूह या खनिज किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की परपटीय अनेक प्रकार की सेलों से बनी होती है। तो पृथ्वी की परपटीय अनेक प्रकार की सेलों से बनी, कौन कौन सी? अपसारी, आवनिक, एंडेट, इस प्रकार की रॉक से बनी होती है। और पृथ्वी की परपटी बनाने वाली खनिज पदार्थ की प्राकृतिक पिंड को क्या कहती हैं? सेल कहते हैं। जो पृथ्वी की परपटी को बनाने वाले जो खनिज पदार्थ हैं, पत्थर, चूना, मिट्टी वगैरह क्या खनिज पदार्थ हैं, इनके प्राकृतिक पिंडों, इनकी जो प्रकृति द्वारा इनकी जो संरचना होती है उनको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब सेल के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। सेल के सेल कितनी होती है? 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय, अपसारीय, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक या प्राइमरी सेल कहते हैं। क्या है? आग्नेय सेल, अपसारीय, आग्नेय से बना होता है। इसका अर्थ क्या होता है? आग होता है। सेडिमेंट्री या अपसारी, अवशेषों से मिलकर जो और कायम यानी मेटामॉर्फिक। ठीक है, 3 प्रकार की क्या होती हैं? आपकी सेलें होती हैं। अब एक एक करके इन सेलों के बारे में पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं सेलों के प्रकारों के बारे में। सेलों के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली है आग्नेय सेल। इसको इसके शब्द से ही समझ में आ रहा है आग्नेय, जो क्या होता है? इग्नियस शब्द से बना होता है। इसका अर्थ क्या होता है? आग। तो आग्नेय सेल किससे होती है? आग से बना होती है। मतलब जो किससे? इग्नियस। आग्नेय सेल होती है। इसमें अर्थात जो ज्वालामुखी होती है उसके साथ जो मैग्मा निकलता है या लावा निकलता है, उसके धरातल पर आने पर, उसके धरातल पर आकर उसको भूपर्पटी धरातल पर क्या होने पर? जमने पर जिस सेल का निर्माण होता है उसे आग्नेय सेल कहते हैं। अर्थात क्या हुआ? द्रवित मैग्मा के भूपृष्ठ पर आकर ठंडे होने से जिस सेल का निर्माण होता है उसे आग्नेय सेल कहते हैं। इतना तो समझ में आ गया। अब ये 2 प्रकार की होती है, एक अंतर्वेदी, एक बहिर्वेदी। क्या हुआ? द्रवित मैग्मा के धरातल पर जमाव के कारण जिस सेल का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? आग्नेय सेल कहते हैं। द्रवित मैग्मा के जमाव से जो ज्वालामुखी के उद्गार के दौरान जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसके कारण जो लावा निकलता है या वो ही जब जम जाता है तो क्या कहलाता है? आग्नेय सेल कहलाता है। ये इसका उदाहरण क्या है? बर्फ का पत्थर। ये तक्कर का पत्थर क्या है? आग्नेय सेल का उदाहरण। अब ये 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अंतर्वेदी मतलब जो द्रवित मैग्मा है, जो उद्गार के दौरान जो मैग्मा निकलता है वो धरातल पर ना जमकर क्या उस सेल में या पृथ्वी की भूपृष्ठ पर ना आकर भूपृष्ठ के अंदर ही जम जाए तो क्या होता है? अंतर्वेदी सेल होती है। यानी जो द्रवित मैग्मा है, मैग्मा निकला, ये भूपृष्ठ पर नहीं जमे और भूपृष्ठ के नीचे ही जो चट्टानें होती हैं वहां पर ऐसे जम जाए तो ये क्या होगा? आपका अंतर्वेदी सेल। और जब बहिर्वेदी, जब ये जो द्रवित मैग्मा निकला, जो ज्वालामुखी के उद्गार के दौरान जो लावा निकला, वो विस्फोट के दौरान वो लावा किस पर? धरातल पर जम जाए, ऐसे ही धरातल पर जम जाए तो वो क्या हुआ? बहिर्वेदी। वो क्या हुआ? बहिर्वेदी आग्नेय सेल हुई। जो अंतर्वेदी का उदाहरण कौन है? ग्रेनाइट सेल। और बहिर्वेदी का उदाहरण हुआ दक्कन का पत्थर, बर्फ का पत्थर।
क्या है, ढक्कन का पठार उठाना है। जो लावा के जमाव के कारण ढक्कन के पठार बना, इतना आ गया। यानी परव कर देती हूँ। आग्नेय सेल क्या हो, इन्हीं सब से बना होता है। इसका अर्थ क्या होता है, आग होती है। अर्थात द्रविड मैग्मा की जो ज्वालामुखी की उद्गार के दौरान जो मैग्मा निकला, उस द्रविड मैग्मा के जमाव के कारण जो जमाव के कारण जो ठोस रूप धारण करता है, जो मैग्मा क्या होता है, ठंडा होकर ठोस रूप धारण करता है, वही क्या होता है, आग्नेय सेल कहलाती है। अब आग्नेय सेल दो प्रकार के होते हैं, एक तो अंतर्वेदी आग्नेय सेल, एक बहिर्वेदी आग्नेय सेल। अंतर्वेदी क्या होती है, जो 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 द्रविड मैग्मा का जमाव भूपर्पटी पर न पहुंच करके भूपर्पटी के अंदर ही कहीं जम जाए, तो वो क्या होता है, अंतर्वेदी। इससे क्या होता है, सेल टाइट वगैरह जी क्या होती है, अंतर्वेदी इसके उदाहरण है। इस प्रकार होता है बहिर्वेदी। बहिर्वेदी में क्या होता है, जब जो द्रविड मैग्मा है, जो उद्गार के दौरान जो मैग्मा निकला, लावा निकला, उसका जवाब किसके ऊपर हो जाए, धरातल के ऊपर हो जाए, भूपर्पटी के ऊपर वाले भाग में हो जाए, तो उससे क्या होता है, बहिर्वेदी आंतरिक सेल का निर्माण होता है। बहिर्वेदी सेल का निर्माण होता है। इसका उदाहरण क्या है, बल्ब का पत्थर। अंतर्वेदी का है ग्रेन है, बहिर्वेदी का है बल्ब का पत्थर। इसका क्या, ढक्कन का पदार्थ किसका है, आग्नेय सेल का उदाहरण है। अब होती है सेडिमेंट्री या अपसारी सेल। अब क्या होगा, अपसारी सेल। अब सेडिमेंट्री यानी जो सेलें होती हैं, जो आग्नेय सेल होती हैं, ये क्या होती हैं, जो वायु के दौरान या हवा पानी इनके दौरान क्या होती हैं, टूट जाती हैं। इन सेलों का क्या हो जाता है, निक्षेपण, जो अपरदन होने लगता है, तो इनकी अपरदन किसी दूसरे एरिया में किसी स्थान पर टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट जाती हैं। इनके तो ये क्या बन जाती है, जब ये सेलें टूट जाएंगी तो क्या बन जाएंगी, निक्षेप बन जाएंगी या अपसार बन जाएंगी, और ये अपसार किसी दूसरे स्थान पर इकट्ठे हो जाएंगे और वो जम जाएंगे, तो क्या होगी, सेल का रूप ले लेंगे। ये क्या होती है, अपसारी सेल होती है। अब इसके बाद होती है काइनेटरी सेल। तो हो गया अपसारों की जमाव के कारण कौन सी होती है, अपसारी सेल का निर्माण होता है। इसे सेडिमेंट्री सेल भी कहते हैं, यहाँ मेटामॉर्फिक। अब जो काइनेटरी सेल होती है, ये सेल क्या होती हैं, उच्च ताप एवं ताप के कारण जो आग्नेय और जो अपसारी सेल है, इनके उच्च ताप एवं ताप के कारण क्या होती है, सेलें काइनेटरी सेलों में परिवर्तित हो जाती है। वही क्या होती है, इनका क्या हो जाता है, इन सेलों का रूपांतरण हो जाता है, वो क्या कहलाती है, काइनेटरी सेल या मेटामॉर्फिक सेल कहलाती है। इसके उदाहरण कौन कौन सी है, चूना पत्थर। एग्जाम्पल क्या है, आग्नेय व अपसारी सेलों के उच्च ताप एवं ताप के कारण किसमें, काइनेटरी सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। जो अन्य अपसारी सेल किसमें हो जाती है, काइनेटरी सेलों में रूपांतरित हो जाती है। ऐसे एग्जाम्पल क्या है, चूना पत्थर, संगमरमर आदि। ठीक है, ये तीनों हो गया। क्या है, हवा पानी सूर्य के प्रकाश आदि के कारण सेलें टुकड़ों में टूट जाती हैं, जो क्या कहलाती हैं, अपसार कहलाती हैं। और इन्हीं अपसारों के क्या जमाव के कारण
अपसारी सेलों का क्या होता है, निर्माण होता है। इतना समझ में आ गया। अब पानी, सूर्य का प्रकाश आदि अधिकांश सेलें क्या टुकड़ों में टूट जाती हैं, जो क्या होती हैं, अपसार कहलाती है। जब टूट जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, उनका निक्षेपण हो जाएगा, उछल जाएंगे, उनके टुकड़े चल जाएंगे, तो वो क्या कहलाता है, अपसार कहलाते हैं। और जब ये अपसार दूसरे स्थान पर इकट्ठे होकर जमा हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, सेडिमेंट्री सेल का निर्माण करती हैं। अब इतना हो गया सेलों के प्रकार। इन सेलों में क्या है, जीवाश्म पाए जाते हैं। एकमात्र सेल है जिनमें क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। क्योंकि अपसारों के साथ जो पेड़ पौधे जीव जंतु हैं ये भी क्या हो जाते, दब जाती हैं। जो लाखों वर्ष तक दब जाती हैं तो वो क्या कहलाती है, जीवाश्म कहलाती हैं। इसलिए जीवाश्म किसमें पाए जाते हैं, अपसारी सेलों में पाए जाते हैं। इसमें आगे सेलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अब करते हैं सेल चक्र के बारे में। अगला टॉपिक है सेल चक्र। अब हम पढ़ते हैं सेल चक्र के बारे में। तो सेल चक्र क्या होता है, यानी किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल का दूसरी प्रकार की सेल में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, सेल चक्र कहलाता है। यानी किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल का सेल चक्र कहलाता है। जैसे ये मैग्मा है, जो पृथ्वी के जो ज्वालामुखी के उद्गार के दौरान क्या निर्माण हुआ, मैग्मा का निर्माण हुआ। तो ये मैग्मा क्या हुआ, पृथ्वी पर आया, ठंडा हुआ, किसका निर्माण किया, अग्नि सेल का निर्माण किया। अब ये अग्नि सेल हुई, ये हवा, वायु, सूर्य का प्रकाश, इनकी क्रियाओं के द्वारा क्या उन पर पड़ा, पानी पड़ा, सूर्य के प्रकाश पड़ा, हवा पड़ी, तो इससे क्या हुआ, इनका अपहरण हुआ, इनका क्या हुआ, डिग्रेडेशन हुआ, इनके टुकड़ों में टूटी और इससे क्या हुआ, अपसार बनी। अब इन अपसारों के क्या हुआ, जमाव हुआ। ये अपसार क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हुए और इसके जमाव से क्या हुआ, अपसारी सेल का निर्माण। अब ये अपसारी सेल क्या हुई, ये भी क्या हुई, ये आग्नेय और ये अपसारी सेल ये क्या हुई, उच्चताप एवं उच्चताप के कारण क्या हुई, काइनेटिक सेल में परिवर्तित हुई। अब ये काइनेटिक सेल भी क्या होती है, इनमें भी क्या होता है, इनका डिग्रेडेशन और इससे क्या बनता है, मैग्मा बनता है। और मैग्मा से फिर क्या बनेगा, अग्नि सेल। और फिर वो एक सेल चक्र चलता रहेगा, उसे क्या कहते हैं, एक सेल चक्र। एक चक्र सा बन जाएगा, साइकिल बन जाएगी, जिससे क्या कहेंगे, सेल चक्र कहेंगे। अपसार से अपसारी सेल, अपसारी सेल से पुनः अपसार बन जाए, आगे अपसारी सेल से क्या बना, काइनेटिक सेल बनेगी, काइनेटिक सेल फिर से मैग्मा में परिवर्तित होंगी और फिर से क्या बनेगा, अग्नि सेल बनेगी। और एक साइकिल चलता रहेगा, इससे क्या बनेंगे, सेल चक्र कहते हैं। ये हुआ सेकंड वाला चैप्टर क्लास 7th का। आपको अगर हमारा पढ़ाना अच्छा लगा या हमारा टॉपिक अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।